स्टूडेंट्स, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, आपको पता होगा कि हम बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस आजकल कर रहे हैं। तो कल भी मैंने आपको लेक्चर में दिया था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और लाइगेंड लगने से, और किस तरह से कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज मेटल के ऊपर होगा, जितनी हायर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतनी ज़्यादा बेटा वो मेटल की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है जी, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वही मेटल +1 में है, वही मेटल +3 +4 में है। तो जब वो +4 में होगी, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर अगर आपके लाइगेंड्स बाइडेंटेड लाइगेंड है, पॉलीडेंटेड लाइगेंड है, यानी उसके अंदर चिलेशन है। चिलेशन मैंने बताया था कि ये वो फिनोमिनन है जिसके अंदर जब लाइगेंड अटैच होता है मेटल के साथ तो वो रिंग्स बनाना शुरू कर देता है। तो जितनी ज़्यादा आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में रिंग होंगी, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये देखो, ये कल का एग्जांपल है। मैंने आपको दिखाया था कि निकल के अराउंड इथाइलिन डायमीन के 3 लाइगेंड लगे हैं। तो क्योंकि निकल के अराउंड इथाइलिन डायमीन के 3 लाइगेंड लगे हैं, इस करके जो निकल होगा बेटा, उसकी जो आपका जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप रिंग देखो, यहाँ पे कितनी रिंग बन गई हैं, 3 रिंग। तो बेटा जितनी जिलेशन, जितनी रिंग्स ज़्यादा होती हैं, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फिर मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में रोल क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर हम प्लांट्स की बात करें, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। इसी तरह हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो पिगमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। फिर मेडिसिन में भी, कैंसर ट्रीटमेंट में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आज मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, कोबाल्ट दिया हुआ है, उसके साथ 6 अमोनिया लगे हुए हैं और Cl2 लगा हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप कंसिडर करो कि एक तो बेटा यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे दोनों साइड्स पे बेटा बड़ी ब्रैकेट आनी थी, है ना। तो जब बड़ी ब्रैकेट आएगी दोनों साइड पे, तो हमारे पास कोबाल्ट और अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा और Cl2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? ऑप्शन है 6, 2, 4, 3। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब आप सोल्यूशन में डिज़ोल्व भी कर देते हो बेटा, तो जब तक हम उसके अंदर जो मेटल है उसके कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल अगर सोल्यूशन में नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ पे काउंटर आयन की बात करें, तो काउंटर आयन हमारे पास 2 क्लोराइड है। क्योंकि हमारे पास 2 क्लोराइड हैं, वो आयोनाइज होंगे, वो सोल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे, पर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक नहीं होने वाला। तो क्योंकि बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक नहीं होने वाला, इस करके आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि सिर्फ काउंटर आयंस जो होते हैं उन्हीं को कंसिडरेशन में रख के हमने आंसर देना है। तो आप खुद देख लो बेटा, यहाँ पे कितने क्लोराइड प्रेजेंट हैं? 2। ऑब्वियसली कितने आयन यहाँ पे आयोनाइज होंगे, कितने आयन्स प्रोड्यूस करेगा ये कंपाउंड जब सोल्यूशन में घुलेगा? 2। क्योंकि जो कोबाल्ट है, जो अमोनिया लाइगेंड लगे हुए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होगा आयोनाइजेशन से, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो हम बड़ी ब्रैकेट से बनाते हैं, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप भी होने वाली है। तो देख लीजिए आंसर।
जो गिवन कंपाउंड है उसको प्रॉपरली ऐसे लिखा गया। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 आयन्स आर प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 2 Cl नेगेटिव आयन्स विल बी प्रोड्यूस बिकॉज Cl नेगेटिव आयन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जब आप इसको सोल्यूशन में डालोगे कंपाउंड को तो क्लोराइड आयन्स रिलीज करेगा। आगे चलते हैं। आगे बेटा आपसे पूछा हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग आयन इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो बच्चों आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया था मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रोमियम को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना। यहाँ पे देखो तीनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा जो वाटर है वो न्यूट्रल लाइगेंड है, तो न्यूट्रल लाइगेंड के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो ज़ीरो का होता है। तो क्योंकि बच्चों न्यूट्रल लाइगेंड के ऊपर ज़ीरो का चार्ज होता है, इसके करके इन सभी की जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो दी हुई है बाहर प्रोड्यूस की गई है। आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आप कह सकते हो कि चार्ज पक्का दिया होगा। अगर यहाँ पे तीनों में चार्ज ना होता तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो क्यों, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लाइगेंड है। तो ऑब्वियसली क्रोमियम +3 में आपने फाइंड आउट कर लेना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपके आएंगे 3। कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, आपको पता चल जाएगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर उनको आपने प्लेस कर देना हमारा n+2 वाले फार्मूला में। सो आपका आंसर आ जाएगा 4। और Bm जो है बेटा ये यूनिट होता है, जैसे वॉट का यूनिट ओम होता है, इसी तरह जाउल्स का यूनिट कैपिटल J होता है, इसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है Bm। तो कितनी मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है, 4। अब आगे Fe को 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे तो आपको बताना है कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो अगर आप Fe को देखो क्या एटॉमिक नंबर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये होता है जी 4s2 3d 4s2 3d6 है ना। इसके अंदर अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आपके पास 4 आएंगे। उन 4 की मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे तो वो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगी कितनी, 5। इसी तरह बेटा अगर हम जिंक वाला कंपाउंड सॉल्व करेंगे, जिंक होता है जी 3d10 4s2। अब क्योंकि 3d10 है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा आप लोगों ने कहाँ से निकाल लेने, 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने निकाल लेने 4s से। 4s 0 हो गया। अब 3d10 है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इन तीनों कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करो। क्रोमियम वाले में 4 आई है, आयरन वाले में 5 आई है, और थर्ड वाले जिंक वाले में आई है 0। तो यानी आयरन वाला जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है। तो बेटा इस तरह से आपको इन सभी कंपाउंड्स को करना होता है। होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब आपने देख लिया। तो अगर आपको कभी भी 5 या 6, 3 या 2 कंपाउंड दिए हो क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपको 3 या 2 कंपाउंड दिए गए हों और आपसे पूछा हो उन्होंने कि भी ये बताओ जी किसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगी, तो आपने सबसे पहले उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेने, और फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों ने उनको प्लेस कर देना है अपना मैग्नेटिक मोमेंट वाले फार्मूले में, और आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेनी है।
एक और आपको बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ, इसको हमेशा याद रखना। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों याद रखो, जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ज़्यादा होगी। सो सपोज हमारे पास यहाँ पर सभी एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 0 है, तो जिसमें बेटा सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसी की मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा आई ना। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। दीदी ये डोर बंद कर दो, अब तो मैंने वो वाला मैंने एसी चला लिया ना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कोबाल्ट का इस कंपाउंड में। तो बेटा आप एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और आप सभी जानते हैं, अब तो आपको टिप्स पे आ जाने चाहिए लाइगेंड, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो तो एक तरह का न्यूट्रल लाइगेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने ढूंढनी हो। तो देखो जी, कोबाल्ट न्यूट्रल लाइगेंड है, पोटाशियम का जो है +1 का चार्ज कैरी करता है क्योंकि काउंटर आयन यहाँ पे +1 है। अच्छा, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि K के ऊपर +1 है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इसको कोबाल्ट के लिए बोलना पड़ेगा, अंदर तो सारा 0 लगा हुआ है। तो ये हमारा एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने करे हैं उनमें से आज हम एक नया कंपाउंड कर रहे हैं जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आई हुई है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। फिर बेटा आपसे सवाल पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कल के क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और उनमें पूछा हुआ है इनमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा। सो अगर तो आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा लाइगेंड है जो चिलेशन शो करेगा। यानी क्या इन सभी कंपाउंड में ये जो 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, कोई ऐसा लाइगेंड नज़र आ रहा है जिसके पास ऐसा कंपाउंड नज़र आ रहा है जो बाइडेंटेड है, या ऐसा लाइगेंड नज़र आ रहा है जो बाइडेंटेड है, जो 2 बॉन्ड बना सकता है 2 से ज़्यादा, या मल्टीडेंटेड है। तो हाँ जी है, वो है जी ऑक्सलेटो C2O4 वाला कंपाउंड। सो ऑब्वियसली बेटा क्योंकि इसके अंदर रिंग्स बनेंगी, ये देखो, क्योंकि इसके अंदर रिंग्स बन रही कितनी 3, और यहाँ पे चिलेशन है, इस करके ये वाला कंपाउंड ऊपर वाले सभी कंपाउंड्स में से जितने कंपाउंड्स दिए हुए हैं उन सब में से ये वाला कंपाउंड बहुत स्टेबल होगा। तो देखिए क्या लिखा है, वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज बाय चिलेशन। हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है चिलेशन से, इस करके जो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है वो ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है, कोबाल्ट और आयरन वाला। और उसमें कितने आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, 3। नेक्स्ट, अच्छा फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑफ ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा ये आपको कंपाउंड्स दिए गए, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। सो बेटा लोएस्ट वेवलेंथ वाला पहले, फिर हाईएस्ट वाला। तो बेटा सबसे पहले आप नोटिस कर लो इसमें एक बात, कि ये जितने तीनों कंपाउंड दिए हुए इनमें मेटल तो सेम ही है, निकल निकल निकल। अब जब मेटल सेम आ गई बेटा, जब मेटल ही सेम आ गई तो मेटल का रोल यहाँ पे नहीं होगा वेवलेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, यहाँ पे रोल होगा लाइगेंड्स का। अगर हम लाइगेंड्स को स्टीरियोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो सबसे जो वीक लाइगेंड होगा यहाँ पे वाटर है, उससे स्ट्रॉन्ग अमोनिया और उससे स्ट्रॉन्ग नाइट्रीटो। सो इसी ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके लिए जब सबसे कम होगी, वाटर वाले लाइगेंड वाले कंपाउंड के लिए, फिर उससे ज़्यादा होगी अमोनिया वाले कंपाउंड के लिए, अमोनिया वाले कंपाउंड के लिए, और सबसे ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी वेवलेंथ किस कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होगी, वो होगी हमारी बच्चों
नाइट्रीटो लाइगेंड के लिए, ठीक है। तो हैंस द वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन विल बी इन ऑर्डर। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ रहा है, वाटर वाला, फिर निकल अमोनिया वाला और फिर NO2 वाला। आइए पढ़ें। द सेंट्रल मेटल आयन इन ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्सेस आर सेम, देयरफॉर the central metal ion in all the three complexes is same, therefore absorption in the visible region depends on the ligand. The order in which the crystal field splitting energy value of ligand increases in the spectrochemical series दिया हुआ है। Thus the amount of crystal field splitting observed will be in the following order। ये हमारे पास ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर में हम लोगों ने इसको अरेंज कर देना है। फिर बेटा आज फिर आपके लिए मैं कुछ कंपाउंड यहाँ भेजने वाला हूँ, आप लोगों ने उनकी नेमिंग करनी है और मुझे इनके आंसर भेजने हैं। सो लेट्स सी आप कैसे करते हो। सो बेटा आज का लेक्चर जो है वो मैंने यहीं तक करवाना था आपको। अभी भी आप नोटिस कर रहे होगे कि नीचे जा रहा हूँ जब मैं, तो बहुत से क्वेश्चन हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आप लोग बहुत मेहनत से करो। जब भी आपको मैं लेक्चर भेजता हूँ या जब भी आपकी वीडियो पे हमारी ऑनलाइन क्लास लगती है, आप बहुत ध्यान से उस क्लास को सुना करें, बहुत ध्यान से पढ़ा करें, रिवीजन अच्छे से करा करें, तभी आप इन चीज़ों को अपने साथ सेटअप रख पाओगे। क्योंकि मैंने +1 से ही आपको बोलना शुरू कर दिया था कि मेडिकल इज़ अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन विच यू हैव टू टेक एवरी डे। अगर आपने इस मेडिसिन को जिस दिन भी नहीं लिया, आप बीमार हो जाओगे पढ़ाई में। सो प्यारे बच्चों, आपको रेगुलरली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कई बच्चे मुझे कॉल भी कर लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।